भारतीय राजनीति में एक ऐसा पद है जो जितना सीधा दिखता है असल में उतना ही दिलचस्प और विरोधाभासी है। आज की इस चर्चा में हम भारत के उपराष्ट्रपति पद की इस दोहरी पहचान को डिकोड करेंगे। हम उन खास अनुच्छेदों को भी समझेंगे जो इस पद को परिभाषित करते हैं और ये भी देखेंगे कि आखिर ये भूमिका इतनी अनोखी क्यों है। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक ऐसा बॉस है जो एक पूरे सदन को कंट्रोल करता है, वहां के फैसले लेता है, लेकिन वो खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन यही तो भारतीय संविधान के इस उपराष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास है। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे स्टैंड बाय एग्जीक्यूटिव के कॉन्सेप्ट से, फिर कोर अनुच्छेदों का ब्रेकडाउन देखेंगे, इसके बाद कुछ बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक्स सीखेंगे, योग्यताओं और चुनाव प्रक्रिया पर बात करेंगे और अंत में इसके विशेष नियमों और विवादों को समझेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, द स्टैंड बाय एग्जीक्यूटिव। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। वैसे इस पद की प्रेरणा ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक स्पेयर टायर की तरह है। मतलब इस पद का मुख्य काम है इंतजार करना। जी हां, इंतजार इस बात का कि अगर कभी अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो वो तुरंत कमान संभाल सकें, ताकि देश में कोई संवैधानिक संकट ना आए। लेकिन जब तक वो ये इंतजार कर रहे होते हैं तब तक वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सैलरी भी उसी काम की मिलती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन कोर अनुच्छेदों का ब्रेकडाउन करेंगे। संविधान में इन अनुच्छेदों का क्रम बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, अनुच्छेद 63, जो सीधे तौर पर कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। स्टेप 2, अनुच्छेद 64, जो उनके रोजमर्रा के काम को तय करता है, यानी वो राज्यसभा के पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। और फिर आता है स्टेप 3, अनुच्छेद 65, जो उनके इमरजेंसी काम के बारे में है, मतलब जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति या एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाना। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मजेदार मेमोरी ट्रिक्स। क्योंकि इन आर्टिकल्स को रटने से काम नहीं चलेगा, इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करना है। तो ट्रिक है एक बहुत ही अनोखा सा वाक्य, उसरा निका चूस। सुनने में थोड़ा फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए हिंदी माध्यम में अनुच्छेद 63 से 69 तक के प्रावधानों को क्रम से याद रखने का इससे बेहतरीन और लोकप्रिय तरीका कोई दूसरा नहीं है। चलिए इस वाक्य को डिकोड करते हैं। उ से उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 63, स से सभापति यानी 64, रा से कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब 65। इसके बाद निका पर आए तो नी से निर्वाचन या चुनाव जो आता है 66 में, और का से उनका कार्यकाल यानी 67। अंत में है चूज, चू से चुनाव का समय जो 68 में है, और स से शपथ जो है आर्टिकल 69। देखिए हर एक अक्षर एक आर्टिकल से कितनी परफेक्टली मैच करता है। वैसे अगर किसी को आर्टिकल 73 तक का पूरा मैप याद रखना है तो एक दूसरी ट्रिक भी है, पुराना प्रसाद रक्षा करता है। ये थोड़ी लंबी ट्रिक है, लेकिन ये आकस्मिक परिस्थितियों, चुनाव के विवादों और कार्यपालिका की शक्तियों को भी बड़े अच्छे से कवर कर लेती है। तो जो भी ट्रिक आसान लगे उसे अपनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जो बात करता है योग्यताओं और चुनाव की। यहां एक नंबर बहुत अहम है और वो है 35। उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना अनिवार्य है। इससे कम उम्र में बात नहीं बनेगी। उम्र के अलावा कुछ और बहुत ही सख्त शर्तें हैं, जैसे उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, और सबसे जरूरी बात, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे राज्यसभा का सदस्य होना नहीं है, बस सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। अब सवाल है कि इनका चुनाव कैसे होता है? क्या यह राष्ट्रपति के चुनाव जैसा ही है? जी नहीं, बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति चुनाव में तो राज्यों की विधानसभाएं भी वोट करती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य विधानसभाओं की कोई एंट्री नहीं होती। इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। और हां, एक और बड़ा अंतर यह है कि इसमें निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पूरी तरह से संसद का अपना मामला है। और बात करें कार्यकाल की, तो आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का एक सामान्य कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है।
लेकिन अगर किसी वजह से ये कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाए या पद खाली हो जाए, तब क्या होगा? यही सवाल हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन की तरफ ले जाता है। भाग 5, विशेष नियम और विवाद, सत्ता के हस्तांतरण के सख्त नियम और कुछ अपवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में एक बहुत बड़ा फर्क आर्टिकल 68 में देखने को मिलता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो संविधान बहुत सख्ती से कहता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में संविधान में शब्द इस्तेमाल हुआ है यथाशीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 महीने जैसी कोई फिक्स टाइम लिमिट है ही नहीं। इसके साथ ही सैलरी और काम की अदला बदली का नियम भी बड़ा दिलचस्प है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उसे राष्ट्रपति की पूरी सैलरी और सारी शक्तियां मिलती हैं। जाहिर है वो एक साथ 2 काम तो कर नहीं सकता, इसलिए उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति का काम छोड़ देता है और उसे सभापति वाली सैलरी भी नहीं मिलती। तब राज्यसभा को संभालने की जिम्मेदारी उपसभापति के कंधों पर आ जाती है। लेकिन अगर कभी चुनाव प्रक्रिया में ही कोई विवाद हो जाए तो क्या होगा? अंतिम फैसला कौन करेगा? इसके लिए अनुच्छेद 71 बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस मामले में देश का सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम बॉस है। और इस पूरी श्रृंखला को खत्म करने से पहले आर्टिकल 72 और 73 का जिक्र करना भी जरूरी है। आर्टिकल 72 विशेष रूप से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है, यानी सजा माफ करने की असाधारण ताकत, जबकि आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को परिभाषित करता है। तो इन सभी अनुच्छेदों और नियमों को गहराई से समझने के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या भारत का उपराष्ट्रपति वाकई केवल एक अल्टीमेट स्टैंड बाय है जो बस किसी के कुर्सी खाली करने का इंतजार कर रहा है, या फिर वो एक ऐसा सीक्रेट एंकर है जो हर दिन राज्यसभा का संचालन करके भारतीय संसद को स्थिर और मजबूत बनाए रखता है? इस संवैधानिक पहेली का जवाब अब शायद पूरी तरह से साफ हो गया होगा।